नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं, जिन्हें की चीफ बैन प्रोफेसर चा के एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं। पर वाइस प्रेसिडेंट को तो यही नहीं समझ आता कि आखिर प्रोफेसर चा इस तरह से चेयरमैन को छोड़कर क्यों चले गए, जबकि वे अच्छे से जानते थे कि चेयरमैन कोई नॉर्मल पेशेंट नहीं है। पर इसका जवाब तो प्रोफेसर चा के अलावा कौन ही दे सकता था। तो चीफ बैन उन्हें बताते हैं कि इस समय उनकी सर्जरी चल रही है, जिसे कि डॉक्टर ऑन कर रहे हैं। खैर, फिर नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर चा भागे भागे आईसीयू आते हैं, पर अब क्योंकि वो एक आत्मा है तो वो उसके गेट को नहीं खोल पाते। वैसे जनरली हमने देखा है कि आत्माओं को किसी भी दरवाजे को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ही अंदर चली जाती हैं। पर इस कहानी में ऐसा नहीं है, और क्यों, इसका पता हमें आगे चलेगा। तो तमाम कोशिशों के बावजूद भी प्रोफेसर चा अंदर नहीं जा पाते, पर तभी एक स्टाफ मेंबर आईसीयू का दरवाजा खोलकर बाहर आती है। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए प्रोफेसर चा भी आईसीयू के अंदर चले जाते हैं, जहां की ऑपरेशन के बाद उनकी बॉडी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था, और डॉक्टर ऑन के साथ डॉक्टर ली और इंटर्न ओ भी वहां पहले से ही मौजूद थे। तो सबसे पहले तो प्रोफेसर चा डॉक्टर ऑन को टाइम पर आने के लिए थैंक यू कहते हैं और उनसे अपनी सर्जरी के बारे में पूछते हैं। पर ये तो हम जानते ही हैं कि उन्हें कोई सुन नहीं सकता। पर तभी यही सवाल इंटर्न ओ भी डॉक्टर ऑन से पूछती है कि क्या प्रोफेसर चा बच जाएंगे। वैसे प्रोफेसर चा को डॉक्टर ऑन पर पूरा भरोसा था कि वो उन्हें बचा लेंगे। आफ्टर ऑल उन्होंने 4 साल उन्हें सिखाया जो है। पर डॉक्टर ऑन अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते थे। हालांकि प्रोफेसर चा की सर्जरी तो अच्छे से हो गई थी, पर क्योंकि उनकी बीपी काफ़ी देर तक लो रही थी, तो वो होश में आएंगे या नहीं, इसका जवाब डॉक्टर ऑन अभी नहीं दे सकते थे। तो ये सुन प्रोफेसर चा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो इस तरह से नहीं मरना चाहते थे। लेकिन फिर वो कुछ भी करके अपने बॉडी में वापस जाने की कोशिश करने लगते हैं, पर उनके कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन फिर डॉक्टर ऑन इंटर्न ओ से एक बार फिर से ये कंफर्म करते हैं कि क्या सच में गुशियांग ने प्रोफेसर चा की हाफ सर्जरी की, क्योंकि उन्हें अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। पर इंटर्न ओ ने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, तो वो उन्हें ये कंफर्म करती है। पर इसके बावजूद भी डॉक्टर ली और डॉक्टर ऑन इस बात पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे। पर प्रोफेसर चा उन दोनों पर नाराज होते हैं कि उनके लिए कुछ करने की बजाय गुशियांग ने सर्जरी की या नहीं, ये लोग इस बात पर चिंता कर रहे हैं। और ये सब कुछ होता ही ना अगर ये लोग पहले ही टाइम पर आ गए होते। पर डॉक्टर ऑन को तो यही नहीं समझ आ रहा था कि आखिर अगर हाफ सर्जरी गुशियांग ने सक्सेसफुली कर ली तो फिर वो अचानक से रुक क्यों गया। और जब उन्होंने उसे देखा तो वो काफ़ी हक्का बक्का लग रहा था। पर यही तो प्रोफेसर को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनसे ये कैसे हो सकता है। खैर, दूसरी तरफ हम गुशियांग को अकेले बैठा हुआ देखते हैं, जो कि अभी भी हैरान परेशान सा जो कुछ भी ऑपरेशन थिएटर में हुआ उसी के बारे में सोच रहा था। वैसे गुशियांग जब बहुत परेशान होता है तो अपने दिमाग को शांत करने के लिए वो टेबल पढ़ने लगता है। तो यहाँ भी वो टेबल ही पढ़ रहा था कि तभी वहाँ डॉक्टर किम आते हैं। वैसे तो वो उससे चेयरमैन के बारे में बात करना चाहते थे, पर क्योंकि चीफ बैन ने चेयरमैन की कंडीशन को सबसे सीक्रेट रखने को ही कहा है, तो वो इस बारे में न बात करके उससे सर्जरी के बारे में पूछते हैं, क्योंकि डॉक्टर किम के लिए भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि गुशियांग ने सर्जरी की, वो भी किसी और की नहीं बल्कि प्रोफेसर चा की। पर गुशियांग तो खुद भी इसी बात के लिए हैरान था। पर गुशियांग को इतनी जल्दी अपनी पहली इंडिविजुअल सर्जरी करने का मौका मिला, इस बात से डॉक्टर किम सरप्राइज्ड भी थे और उसके लिए खुश भी। पर गुशियांग तो फुल सदमे में था। तो ये देख डॉक्टर किम उसे किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करने को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है कि अक्सर डॉक्टर अपनी पहली सर्जरी के बाद ऐसा ही फील करते हैं जैसा कि गुशियांग कर रहा है। खैर, इधर हम इंटर्न ओ को देखते हैं, जो कि अभी भी गुशियांग के बारे में ही सोच रही थी, और वो इस बात से काफ़ी कंफ्यूज थी कि गुशियांग का तरीका प्रोफेसर चा की तरह क्यों था। तो इस वजह से उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं, और एक पल के लिए तो उसे ये भी लगता है कि शायद उस पर प्रोफेसर चा के भूत का साया है। पर आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तो वो अपने इस फालतू थॉट को अपने दिमाग से निकाल देती है। तो वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ गुशियांग आता है और उसे वहाँ देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो ये तो जान रहा था कि इंटर्न उससे सर्जरी के बारे में ज़रूर पूछेगी, और होता भी वही है, क्योंकि इंटर्न इतना तो जानती थी कि गुशियांग के बस की क्या है और क्या नहीं। तो ऐसे में इतनी आसानी से सर्जरी कर देना, ये बात उसे पस तो नहीं रही थी, और गुशियांग भी ये समझ रहा था। पर अब उसे कुछ तो बताना ही था। तो वो उससे कहता है कि वो तो हमेशा से ही इतना टैलेंटेड था,
पर वो नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी सबको उसकी क्वालिटी पता चल जाए, क्योंकि अगर सबको पता चल जाएगा कि वो इतना टैलेंटेड है तो सब उससे बहुत काम करवाएंगे, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो तो बस चाहता था कि वो आराम से अपने 4 साल यहाँ बिताकर और अपना बोर्ड क्लियर करके यहाँ से खिसक ले। पर अचानक से ऐसी सिचुएशन ही आ गई कि उसे अपना हिडन टैलेंट दिखाना पड़ गया। पर वो बाकियों की नज़र में इसी तरह से नकारा बना रहना चाहता है, जिससे कि उसकी यहाँ जिंदगी आराम से कट सके। तो इसलिए वो इंटर्न ओ से रिक्वेस्ट करता है कि आज जो कुछ भी उसने ऑपरेशन थिएटर में देखा उसे बस वो उन दोनों के बीच ही रखे। हालांकि इंटर्न ओ को उसकी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, पर क्योंकि उसने प्रोफेसर चा की जान बचाई थी तो वो इस बात को अभी के लिए जाने देती है, क्योंकि सच क्या है वो एक न एक दिन तो सामने आ ही जाएगा। पर आखिर वो गुशियांग को ऐसे कैसे जाने देगी। तो वो उसे आज की रात प्रोफेसर चा का ध्यान रखने को और कोई जरूरत पड़ने पर उसे तुरंत कॉल करने का कह वहां से चली जाती है। इधर प्रोफेसर चा आईसीयू में अपनी बॉडी के पास चक्कर काट रहे थे, क्योंकि अभी तक उन्हें होश नहीं आया था। पर तभी उनकी नज़र आईसीयू बेड में लगे कनेक्टर पर पड़ती है, जो कि निकल गया था। तो वो पहले उसे खुद से जोड़ने की कोशिश करते हैं, पर जब वो ऐसा नहीं कर पाते तो वहां मौजूद स्टाफ की लापरवाही देख उन पर चिल्लाने लगते हैं। पर अब उनकी डांट कोई सुने तब तो कोई रास्ता न सूझने पर वो वहां मौजूद डॉक्टर को भी उसी तरह पोजेस्ट करने की सोचते हैं जिस तरह से उन्होंने गुशियांग को किया था। पर जैसे ही वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, यहाँ वही क्लीनिंग स्टाफ वाली लेडी आ जाती है जिसे हमने ड्रामा के स्टार्ट में देखा था। तो प्रोफेसर चा का हाथ पकड़कर उन्हें रोक देती है और वहां के डॉक्टर पर कूड़ा फैलाने के लिए उन्हें डांटने लगती है। वैसे लेडी अपनी साफ सफाई को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो डॉक्टर भी उससे सॉरी कह के हट लेते हैं। तो वो लेडी उस कनेक्टर को जोड़ देती है और प्रोफेसर चा की तरफ देखकर कहती है कि अब तो खुश होना, खामखा छोटी सी बात का बतंगड़ बना लिया था। पर ये देख तो प्रोफेसर चा बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि वो औरत उन्हें देख सकती है। तो वो उससे बात करने के लिए उसके पीछे जाते हैं, पर तभी उस औरत के अंदर से एक सीनियर आदमी की आत्मा बाहर निकलती है, जिसके बाहर आते ही वो औरत वापस से अपने सेंस में आ जाती है। पर वो खुद भी काफी हैरान थी, क्योंकि आजकल उसके साथ कुछ ज्यादा ही अजीब चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर उससे भी ज्यादा कोई हैरान था तो वो थे प्रोफेसर चा, क्योंकि अब वो खुद एक आत्मा है तो वो दूसरी आत्माओं को भी देख सकते हैं। और उस आत्मा ने तो उन्हीं का ब्रांडेड सूट पहन रखा था। तो वो उसके पास आते हैं और अपने सूट के बारे में पूछते हैं, पर वो सीनियर आदमी की आत्मा उन्हें आज ऑपरेशन थिएटर में बॉडी पोजेस्ट करने के लिए डांटने लगता है और उन्हें बताता है कि उनके ऐसा करने से उनकी जान भी जा सकती है। और वो इसलिए क्योंकि अगर कोमा में पड़े आदमी की आत्मा किसी और की बॉडी पोजेस्ट करेगी तो वापस अपनी बॉडी में नहीं जा सकती। पर अब प्रोफेसर चा को तो इन नियमों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो सीनियर आत्मा उनसे अपना इंट्रोडक्शन कराती है और बताती है कि उसका नाम सुकरात है, पर वो उन्हें प्यार से टेस बुला सकता है। लेकिन अब से हम इस सीनियर आत्मा को कहानी में सीनियर घोस्ट बुलाएंगे। खैर फिर प्रोफेसर चा सीनियर घोस्ट से पूछते हैं कि अगर वो किसी बॉडी में जाएंगे तो मर जाएंगे, तो भला वो कैसे उस लेडी की बॉडी में अंदर बाहर कर पा रहे हैं। तो सीनियर घोस्ट उन्हें बताते हैं कि वो एक प्लेन घोस्ट हैं, मतलब ऐसे इंसान की आत्मा जो कि मर चुका है। तो एक प्लेन घोस्ट होने के नाते वो किसी की भी बॉडी में अंदर बाहर आ जा सकते हैं, लेकिन एक कोमा घोस्ट ऐसा नहीं कर सकता। पर ये सुन प्रोफेसर चा और कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि अगर कोई कोमा घोस्ट किसी की बॉडी पोजेस्ट नहीं कर सकता तो भला उन्होंने कैसे आज गुशियांग की बॉडी पोजेस्ट कर ली थी। लेकिन यही बात तो सीनियर घोस्ट को भी नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि आज तक भूतिया इतिहास में उन्होंने तो ऐसा होते नहीं देखा था। पर ऐसा होने का ये मतलब हो सकता है कि प्रोफेसर चा जल्दी ही मरने वाले हैं। तो अपने मरने की बात सुनकर प्रोफेसर चा सीनियर घोस्ट पर नाराज होते हैं और उनसे कहते हैं कि वो इस तरह से नहीं मरेंगे और जल्दी से होश में आ जाएंगे। हालांकि इसकी गारंटी प्रोफेसर चा भी नहीं दे सकते थे, पर सीनियर घोस्ट उनकी भावनाओं को समझ रहे थे तो वो उन्हें और डिमोटिवेट नहीं करते और वो यहीं आसपास ही रहते हैं। ये बात तो प्रोफेसर चा को बताकर वहां से चले जाते हैं। तो एक बार फिर से हम प्रोफेसर चा को आईसीयू में अपनी बॉडी के पास देखते हैं, जो कि खुद को यही भरोसा दिला रहे थे कि वो इस तरह से नहीं मरेंगे, क्योंकि अगर वो मर गए तो वो आगे चलकर चीफ और इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर कैसे बनेंगे। और बस इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें अभी सेजिन से भी तो मिलना है। तो वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी नर्स उन्हें पेडिपिन का डोज देने आती है, जो कि उनके ब्लड प्रेशर को स्टेबल रखने में हेल्प करेगा।
तो प्रोफेसर चा उस नर्स को समझाने लगते हैं कि उन्हें कितने mg का इंजेक्शन देना है और उसे सारा प्रोसेस ध्यान से करने को कहते हैं, क्योंकि अगर क्वांटिटी जरा सा भी ज़्यादा हो गई तो उनके लिए खतरनाक हो सकती है। और इतना ही नहीं बल्कि वो लास्ट टाइम उस नर्स पर चिल्लाए थे, जिसके लिए वो उससे अभी सॉरी भी कहते हैं। पर नर्स उनका तो कुछ कहा सुन नहीं पा रही थी, तो वो चुपचाप अपना काम करती रहती है। वैसे प्रोफेसर चा का ये बिहेवियर देख एज एन ऑडियंस हमें समझ सकते हैं कि वो कितने बेताब हैं कि वो वापस से ठीक हो जाए, क्योंकि कहाँ वो प्रोफेसर चा जिसके सामने डायरेक्टर भी कुछ नहीं कह सकते, और कहाँ ये प्रोफेसर चा जो एक नर्स तक से माफी मांग रहे हैं। खैर फिर थोड़ी देर बाद गुशियांग उन्हें एक बार चेक करने आता है, पर उसे अपने सामने देख प्रोफेसर चा उस पर सारी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए कहते हैं कि तुम तो बहुत खुश होगे, आखिर मैं मर जाऊं या जिंदा रहूं तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम्हें तो मेरी सर्जरी करने के लिए लोगों की तारीफ मिल ही रही है, और यही तो तुम चाहते भी थे कि तुम्हें कुछ करना भी न पड़े और सब तुम्हें अच्छा भी समझे। पर तुम ये मत भूलो कि वो सर्जरी तुमने नहीं बल्कि मैंने की है। तो अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेने के बाद उन्हें गुशियांग के लिए भी थोड़ा बुरा लगने लगता है, क्योंकि आखिर उसे भी तो कोई आइडिया नहीं कि यहाँ क्या चल रहा है। तो वो उसे बताते हैं कि जो कुछ भी ऑपरेशन थिएटर में हुआ उन्होंने वो जानबूझकर नहीं किया, बल्कि ऐसा अपने आप हो गया। पर आखिर उनके कुछ भी एक्सप्लेन करने का क्या ही फायदा था, और वैसे भी वो गुशियांग जैसे नासमझ को अपनी सफाई क्यों दें। तो वो फिर से एटीट्यूड में आ जाते हैं। लेकिन अब बारी थी गुशियांग के अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने की। तो वो भी अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए प्रोफेसर चा से कहता है कि आखिर उन्होंने उसे इमरजेंसी विंग में भेजा ही क्यों। उनकी वजह से वो ना आराम से अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में जाके रामेन खा पाया है और ना ही अपना फेवरेट गेम खेल पाया है, और उसे वहाँ इतना काम करना पड़ता है जितना कि उसने इंटर्न रहते हुए भी कभी नहीं किया था। और इतना ही नहीं, वहाँ होने की वजह से उसे अपने खड़ूस बॉस यानी प्रोफेसर चा की सर्जरी भी करनी पड़ी, जो कि उसे हमेशा सबके सामने सुनाते ही रहते थे। मतलब अगर इन शॉर्ट में कहें तो प्रोफेसर चा ने गुशियांग को इमरजेंसी विंग में भेजकर उसकी जिंदगी की झंड कर दी थी। लेकिन उसके मुंह से ये सब सुन प्रोफेसर चा का तो पारा और चढ़ जाता है कि इधर उनकी जिंदगी दांव पर लगी है और इससे अपने रामेन और गेम की पड़ी है, और वो भी उसकी इतनी हिम्मत कि उनके बारे में ये सब आकर वो उन्हीं के मुंह पर बोल रहा है। तो वो उस पर अपना गुस्सा निकाल ही रहे थे कि तभी गुशियांग उनसे कहता है कि उन्हें जल्दी से होश में आ जाना चाहिए, क्योंकि वो चा यंगमिन है और वो ऐसे नहीं मर सकते। तो गुशियांग के मुँह से ये बात सुनकर प्रोफेसर चा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि गुशियांग कभी चाहेगा कि वो होश में आ जाए। पर गुशियांग ऐसा इसलिए चाहता था क्योंकि आज तक उन्होंने उसे बस डांटा ही है, पर अब की बार जब वो होश में आए तो वो उनकी जान बचाने के लिए उसे झुककर थैंक यू कहें, और इतना ही नहीं बल्कि उसे अच्छा खाना खिलाएं और आगे से उसकी कभी भी नाइट ड्यूटी न लगाएं। और तो और वो सबके सामने उसकी तारीफ करें और बताएं सबको कि गुशियांग कितना अच्छा है और इस पूरे हॉस्पिटल में वो उनका सबसे चहीता रेजिडेंट होना चाहिए। पर उसका ये सपना तभी पूरा होगा जब वो होश में आएंगे। तो इसलिए वो प्रोफेसर चा को जल्दी से होश में आने को कहता है। पर प्रोफेसर चा का तो उसे अपना चहीता बनाने का दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था, बल्कि वो तो चाह रहे थे कि वो कब होश में आए और इसकी जान ले लें। तो वो अपने मन में डिसाइड करते हैं कि जैसे ही वो सही होंगे सबसे पहले इस गुशियांग को इस हॉस्पिटल से हमेशा के लिए बाहर निकालेंगे। खैर अभी तक गुशियांग के प्रोफेसर चा की सर्जरी करने की खबर पूरे हॉस्पिटल में आग की तरफ फैल चुकी थी। तो इंटर्नों के सीनियर उससे ये बात कंफर्म करते हैं, क्योंकि कल तक जो गुशियांग एक कैन्यूला तक नहीं बांध सकता था, वो अचानक से रातों रात इतना हुनरमंद हो गया कि उसने सर्जरी कर डाली। तो वो इंटर्नों से इस बात की सच्चाई जानना चाहते थे, क्योंकि वही थी जिसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। पर बेचारी इंटर्नो तो अभी तक खुद ही कंफ्यूज थी, तो वो इस बात को टाल देती है और उनसे प्रोफेसर चा के होश में आने के बारे में पूछती है। खैर दूसरी तरफ हम चीफ बैन के साथ सभी डॉक्टर्स को आईसीयू में प्रोफेसर चा के पास देखते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी होश नहीं आया था, इसलिए सबको उनकी टेंशन हो रही थी। पर तभी वहाँ प्रोफेसर यून आते हैं, जो कि प्रोफेसर चा का ईईजी रिपोर्ट लेकर आए थे। वैसे प्रोफेसर चा का ये टेस्ट करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट ने उनसे कहा था। तो वो सभी डॉक्टर्स को बताते हैं कि उनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है, क्योंकि हाइपोक्सिया की वजह से उनका ब्रेन काफी डैमेज हो गया है और उसमें अभी तक कोई एक्टिविटी भी नहीं है। इसका मतलब प्रोफेसर चा कोमा में चले गए हैं और अब वो होश में आएंगे या नहीं, और आएंगे भी तो कब तक आएंगे, इसके बारे में अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
तो ये सुन सभी डॉक्टर्स को उनके लिए बुरा लगता है, पर अगर कोई सबसे ज्यादा दुखी था तो वो डॉक्टर ऑन थे, और ऐसा होना स्वाभाविक भी था क्योंकि वो सबसे ज्यादा करीब थे उनके। और फिर हम प्रोफेसर चा को देखते हैं जो वहीं बाहर बिल्कुल उदास से बैठे हुए थे, क्योंकि वो पहले ही समझ गए थे कि उनकी फिलहाल क्या कंडीशन है। पर तभी वहाँ सीनियर घोस्ट आते हैं और उनके साथ एक और घोस्ट था। तो प्रोफेसर चा को इस तरह देखकर सीनियर घोस्ट को भी उनके लिए बुरा लगता है। पर दूसरा घोस्ट कहता है कि आमतौर पर किसी भी कार्डियोथोरेसिस सर्जरी में 3 से 4 घंटे में पेशेंट को होश आ जाता है, पर अगर अभी तक प्रोफेसर चा को होश नहीं आया तो इसका मतलब उनका काम तमाम है। पर उसके ऐसे अपशगुन बातें करने पर सीनियर घोस्ट उसे डांटते हैं। पर इसमें उस घोस्ट की क्या गलती, वो तो उसी तरह से बता रहा था जैसे पहले प्रोफेसर चा सभी को बताया करते थे। खैर फिर सभी डॉक्टर आईसीयू से बाहर आ जाते हैं और वो सब काफी अपसेट लग रहे थे। तो ये देखकर सीनियर घोस्ट को भी लगता है कि प्रोफेसर चा ने जरूर एक अच्छी लाइफ जी है, क्योंकि उनकी ये हालत देख सभी लोग दुखी हैं। पर प्रोफेसर चा तो अभी भी बिल्कुल उदास अवस्था में ही बैठे थे। वैसे चीफ बैन का तो हम जानते ही हैं कि उन्हें प्रोफेसर चा बिल्कुल पसंद नहीं थे, और उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो उन्हीं के कर्मों का फल है, और वो हमेशा से चाहते भी थे कि उनका पीछा प्रोफेसर चा से छूट जाए। तो उन्हें इस हालत में देखकर चीफ बैन को एक पल के लिए लगता है कि क्या प्रोफेसर चा को उन्हीं की नज़र तो नहीं लग गई। पर ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि वो भले ही उन्हें पसंद नहीं करते थे पर वो कभी ये भी नहीं चाहते थे कि उनका ये हाल हो जाए। वो तो बस यूं ही बकवास किया करते थे, उन्हें क्या पता था कि ऐसा सच में हो जाएगा। पर चीफ बैन ने उन्हें बद्दुआ दी, ये सुन तो प्रोफेसर चा का दिमाग खराब हो जाता है और वो उन पर चिल्लाने लगते हैं। खैर फिर नेक्स्ट सीन में हम गुशियांग को देखते हैं जो कि वेंडिंग मशीन से अपने लिए ड्रिंक लेने आया था, और वहीं पास में प्रोफेसर चा भी बैठे थे। तो अपने सामने गुशियांग को ड्रिंक करता देख उन्हें भी मुंह में पानी आ रहा था, पर बेचारे कर भी क्या सकते थे। खैर उनकी हालत जो थी सो थी, पर उनका बच्चा मांदू यानी उनका पेट, उस बेचारे को तो पानी भी नसीब नहीं हुआ होगा। तो उसके बारे में सोचकर तो उन्हें रोना ही आ जाता है, क्योंकि अब तो ये लग रहा था कि वो और उनका मांदू साथ ही मर जाएंगे। पर तभी वहाँ इंटर्न ओ भी आ जाती है और गुशियांग से उसकी खैरियत पूछती है, जिस पर कि प्रोफेसर चा कहते हैं कि आखिर उसे क्या हुआ है, वो तो अच्छा खासा यहाँ जिंदा खड़ा है, पूछना है तो अभी उनकी खैरियत पूछो, जो कि ना ही जिंदा है ना ही मरे हुए हैं। पर अब भला उनकी खैरियत कोई कैसे पूछे, वो तो बस एक घोस्ट है। पर गुशियांग जो ड्रिंक पी रहा था उसे पसंद नहीं आती, तो प्रोफेसर चा उस ड्रिंक के बगल में रखी ब्लू वाली ड्रिंक ट्राई करने को कहते हैं। पर गुशियांग का मूड तो इतना खराब था कि वो अपनी माँ से कहकर इस वेंडिंग मशीन को ही बदलवा देने का प्लान कर रहा था। वैसे इंटर्न कहीं न कहीं ये समझ रही थी कि गुशियांग को प्रोफेसर चा को इस हाल में देखकर बुरा लग रहा है, और इसी वजह से वो अपना फ्रस्ट्रेशन वेंडिंग मशीन पर निकाल रहा है। पर तभी गुशियांग कहता है कि आखिर इसमें उसकी क्या गलती, उसने थोड़ी कहा था कि प्रोफेसर चा जाएं और अपना एक्सीडेंट कर लें। उनके साथ तो वही हुआ जो उनके किस्मत में लिखा था, तो इसमें भला वो क्या कर सकता है। पर उसके मुंह से ऐसी बातें सुन जहां इंटर्नो हैरान थी, वहीं प्रोफेसर चा का तो बिल्कुल पारा ही चढ़ गया था, और वो उसे सबक सिखाने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं और कहते हैं कि जब से वो उनकी जिंदगी में आया है तभी से उनका बैड लक शुरू हुआ है। तो उनकी किस्मत नहीं खराब है बल्कि यही पनौती है, और अगर वो इसकी वजह से मर ही रहे हैं तो अपने साथ वो अपने बच्चे को नहीं बल्कि इसे ही लेकर जाएंगे। तो जैसे ही प्रोफेसर चा उस पर अटैक करने वाले थे कि तभी उनके सामने एक इनविजिबल दीवार आ जाती है, जिसकी वजह से वो उसके आगे नहीं जा पाते। उसे पार करने की प्रोफेसर चा काफी कोशिश करते हैं पर ऐसा नहीं कर पाते, और गुशियांग उनकी पहुंच से बाहर हो जाता है। तो इसी के साथ ही एपिसोड यहीं खत्म होता है, और अगले एपिसोड में जानेंगे कि आखिर ये इनविजिबल दीवार है क्या। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप कोई अपडेट न मिस करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Oh, let me up with a bright smile.